नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लीगल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो जैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था केस लॉ की सीरीज, तो आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे पिछले केस लॉ पसंद आए होंगे। मैं आप लोगों को सारे लीडिंग केस लॉ 1 बाय 1 बता रहा हूँ। किसी भी सब्जेक्ट के लीडिंग केस लॉ हो, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। और पढ़ाई करते रहें और खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास आगे बढ़ते रहें। कि एक बार फ्रेडरिक डगलस ने कहा था कि नॉलेज मेक्स अ मैन अनफिट टू बी स्लेव। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कभी किसी के स्लेव नहीं बनेंगे। आप उस स्लेव बनने के लिए आप अनफिट है, क्योंकि आप लड़ाई करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, आप समाज में आपको कोई दबा नहीं पाएगा। तो पढ़ाई इसलिए भी जरूरी है। नौकरी मिलती है तो ठीक है, नहीं ज्ञान के लिए भी पढ़ा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप पसंद आएगा। और पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इनको पसंद करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहला केस आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग उसको पसंद करें। तो जो हमारा पहला केस है वो उसके बारे में थोड़ा 1 मिनट क्षमा चाहता हूँ, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो कृपया अपना जो फ़ोन का ब्राइटनेस है वो बढ़ा लें। साथ ही जो उसका ये होता है कि दिखता नहीं, तो उसकी जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर लें ताकि आपको स्लाइड अच्छी से दिख सके। तो मैं चलता हूँ अपने पहले केस की तरफ। तो पहला केस है विजय मनोहर वर्सेस काशी राव राजा राम का, जो कि 1987 में आया। इस केस में ये कहा गया कि डॉटर चाहे मैरिड हो या ना हो, लेकिन उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार का ये होता है कि जैसे माइनर डॉटर हो जा मेजर डॉटर हो जाती तो फिर कंपनसेशन वो नहीं क्लेम कर सकती। लेकिन कुछ चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने अब भी पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करा है और उस चीज़ को लागू करवाएं ताकि जो महिला डॉटर है उसको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वो जो ऑब्लिगेशन है वो अब भी पिता के ऊपर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चतुर भाई सीता भाई के केस में, जो कि 2008 में आया, इसमें अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ को ये माना गया कि जो डिजर्टेड वाइफ है ये इसके लिए भी ये मेंटेनेंस ले सकती वाइल ही वाज लिविंग विथ हर हस्बैंड एंड वुड नॉट टेक विद इन एफर्ट मेड बाय वाइफ आफ्टर डिसाइडेड टू सर्वाइव समहाउ, ताकि वो सर्वाइव कर सके। डिसर्शन के बाद भी सर्वाइव करने के लिए वो हस्बैंड से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ का मतलब यहाँ पे चतुरबाई वर्सेस सीताबाई के केस में ये कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब रीमा सलकान वर्सेस सुमीर सिंह सलकान का केस 2019 में आया। इस केस में ये कहा गया कि क्वांटम का क्या मेंटेनेंस का क्या क्वांटम होगा, कितने उसको रेशियो में दिया जाएगा, कितना मेंटेनेंस एक वाइफ को 125 जो हमारा पहले सीआरपीसी था, क्योंकि अभी जो लॉ बदल गए हैं वो भारतीय सुरक्षा संहिता कहा जाता है। लेकिन पहले जो सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस 125 में दिया जाता था कि वाइफ मेंटेनेंस ले सकती थी ताकि वो अच्छे से लाइफ जी सके। और ये ऑब्लिगेशन होता था हस्बैंड का कि वो उस वाइफ को मेंटेनेंस दे ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाए। और ये ऑब्लिगेशन उसका हस्बैंड का वाइफ के प्रति बनता था। तो ये सीमा सलकान वर्सेस सुमीर सिंह सलकान के केस में यही कहा गया था। मैं कुछ और केस की तरफ चलता हूं जो प्रिवेंटिव एक्शन से रिलेटेड डील करते हैं, जहां क्राइम होने से पहले उनको प्रिवेंट किया जाता है ताकि समाज में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सके। तो ये केस है अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2016 का केस। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है तो उसके लिए अगर हमको हटाना है तो हम कुछ यूज का फोर्स कर सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट को ये ध्यान में रखना पड़ेगी कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके लिए गाइडलाइंस आया था कि पहले तो वो अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए जिसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि वो कोई वायलेंस क्रिएट करना चाहती है
और अनलॉफुल असेंबली हम तभी कहेंगे जब उस असेंबली में 5 या 5 से ज़्यादा लोग कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, कोई दंगा फैला रहे होंगे, अशांति पैदा कर रहे होंगे, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कुछ यूज का फोर्स कर सकता है। लेकिन अगर जैसे ही असेंबली डिस्पर्स हो गई तो फिर उसके बाद वो कोई यूज फोर्स का नहीं करेगा अनलॉफुल असेंबली को हटाने, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो प्रिवेंट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब हम कुछ इन्वेस्टिगेशन से इम्पोर्टेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, क्योंकि जब FIR होता है तो इन्वेस्टिगेशन से हमको उस सारे जांच पड़ताल के बारे में पता लगाता है कि अपराध कैसे हुआ, उसके पीछे का क्या कारण थे, कौन लोग जिम्मेदार थे, उसमें एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है ताकि उसका ट्रायल आगे बढ़ सके या उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर सके या वो कांड ना हो सके, भाग ना सके, जिससे उसको प्रोसीडिंग में बुलाया जा सके। तो ये HN रिसबुद्ध इस वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली का केस है, 1955 में आया। इसमें इन्वेस्टिगेशन के जो कुछ चीज़ें थी उसको उजागर करता है। ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा जहाँ पे अपराध हुआ है उस प्रोसीडिंग पे जाके उस स्पॉट पे जाना चाहिए, उसके फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज के केस के तथ्य क्या हैं, क्या परिस्थिति रही जो इन्वेस्टिगेशन में, उसको सर्टेन करें, उसको जाने। उसके साथ ही साथ जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है वहाँ कुछ अगर मिलता है, मान लो कि एक्यूज की राइफल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, कोई सुराग मिलता है और अरेस्ट ऑफ ऑफेंस की ये सारी चीज़ें हैं। फिर वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट सबूत एविडेंस जो मिलते हैं उनके लिए कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ताकि क्राइम के पीछे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन कुछ जगहों का जहाँ पे एक्यूज लुका रहा है या जो दोषी है उसको कुछ वहाँ से चीज़ें मिल सकें। जो हमारे पुलिस है या जो हमारा कह सकते हैं कि लीगल डिपार्टमेंट है वो वहाँ से कुछ सर्च करे या सीजर करे, जिससे जरिए हमको पता लग सकते कि इन्वेस्टिगेशन के पीछे कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, किन किन लोगों का हाथ है, किस उद्देश्य से ये क्राइम करा गया है, ताकि वो एविडेंस को जुहा सकें या कलेक्ट कर सकें, जिससे वो ट्रायल में उनको वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकें, उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा, जिससे मजिस्ट्रेट है वो अपना ओपिनियन बना सके उन तथ्यों के बेसिस पे, उन एविडेंस के बेसिस पे, और एक्यूज को जो है वो गिल्टी करार दिया जा सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हबीब वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का क्वेश्चन है। तो हबीब वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के क्वेश्चन में FIR का पर्पज बताया गया था। ये 1972 का केस है। इसमें ये कहा गया कि जो लॉ है उसको मोशन पे लाना है कि अब मान लीजिए कोई कानून है, अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ है तो वो कैसे मोशन में आए। जब FIR होगी तो काम शुरू हो जाएगा, मतलब अब FIR हो गई तो फर्स्ट सूचना पुलिस को पहुंच गई कि कहीं अपराध हुआ है, तो अब वो धीरे धीरे मोशन में तो आ रहा है। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इसके बाद इंक्वायरी होगी, फिर चार्ज फ्रेम होंगे, फिर ट्रायल आएगा, ट्रायल के बाद आर्गूमेंट होंगे, फिर एविडेंस का कलेक्शन होगा, इसके बाद ही तो वो कन्विक्शन एक्विटल में जाएगा, पता चल पाएगा। तो आशा करता हूँ कि वो आप प्रोसीजर को इस तरीके से समझ पा रहे होंगे, जिससे हमको कि क्या अपराध हुआ है उसके पीछे की इंफॉर्मेशन राइटिंग में होनी चाहिए, जिससे कि जो मेमोरी है वो फेड ना हो सके, और वो जब हम कोरोबरेशन करते हैं, एडिशनल देते हैं, जिससे मुकरे ना कि तुम्हारे FIR में तो ये लिखा था जब ट्रायल हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से भी समझ में आया होगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस जो हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, उनके बारे में बात करता हूँ। तो शिवजीवी सिंह वर्सेस नगेंद्र तिवारी का केस है, जो कि केस पूरी तरीके से ये बताता है कि जो प्रोसीजरल लॉ है उसको सब्सटेंटिव जस्टिस की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाए कि जो एक्यूज के हैं वो क्या राइट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, उसके आधार पे, या उसकी क्या राइट है एक्यूज के कि उसका मेडिकल होना चाहिए, बेल होना चाहिए, अपराध के बारे में पता होना चाहिए, और प्रोसीजर की भी उसको जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रिंसिपल को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए कि उसमें दोनों चीज़ें झलक सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इम्पोर्टेंट केस हैं कि पावर ऑफ कोर्ट से रिलेटेड की शरद हीरू
कोडाम्बे वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, 2018 का केस है। इसमें ये कहा गया कि अगर तुम फाइन डिफॉल्ट सेंटेंस हुआ है, मतलब ऐसा सेंटेंस हुआ है जहां आपको एक्सेस पनिशमेंट इस वजह से मिल पा रहा है क्योंकि जो चीज़ है वो कंकरेंट तरीके से या उसके साथ ही साथ जो डिफ़ॉल्ट आपने नहीं सेंटेंस हुई है उसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुई है वो एक्सेस नहीं हो सकता है, वो उतना ही हो सकता है, रीजनेबल अमाउंट में हो सकता है। ये नहीं कि डिफ़ॉल्ट कर दिया या फाइन नहीं जमा कर पा रहा तो उसको पूरी तरीके से आप एक्सेस तरीके से उसको पनिशमेंट दे रहे हैं या सेंटेंस अलॉट कर रहे हैं। जो तो एक रीजनेबल जो प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस है या जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसका पालन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। ये नहीं कि उसको सब्सटेंटिव सेंटेंस मिल चुकी है तो एक्सेस दे दो। डिफॉल्ट सेंटेंस मस्ट बी एक्सेस ऑफ एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस मस्ट बी। तो यहाँ पे ये चीज़ शो कर रहा है कि यहाँ पे मैंडेटरी है, यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कोर्ट उस चीज़ को पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करा रहा है या हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि डिफॉल्ट सेंटेंस मस्ट बी एक्सेस ऑफ, या तो एक्सेस होगी या तो एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस वो अभी झेल रहा है उसके एडिशन पे होगी। तो दोनों में एक चीज़ हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और विथ सब्सटेंटिव सेंटेंस इज नॉट परमिसिबल, और ये भी हो सकता है कि सब्सटेंटिव सेंटेंस है वो परमिसिबल नहीं हो सकती इंटर से, पर से, खुद से। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी वो तब संभव होगा जब कंकरेंट जो उसके बाद तुरंत कोई और दूसरी डिफॉल्ट सेंटेंस है वो चल रही, तब हम उसको सब्सटेंटिव, क्योंकि लगातार हम दो सेंटेंस नहीं दे सकते वरना जो डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। गगन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। गगन कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया कि एक मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर सेंटेंस किसी को अवार्ड की जाती है किसी एक्यूज को तो उसको हम कंकरेंटली या कंजिक्यूटिवली रन कर सकते हैं 2 या मोर ऑफेंसेस के लिए। इसमें ऐसा माना गया। तो इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत चीज़ों पे होता है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि एक्सेस पनिशमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मैंडेटरी है, मतलब ये पूरी तरीके से ज़रूरी है। इस पे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट एम्प्लायंस कर रही है, डायरेक्टिव लगा रही है जो पूरी तरीके से मैंडेटरी है कि अगर सेंटेंस अवार्ड की गई है एक्यूज को, हालांकि एक्यूज 2 या मोर ऑफेंस में कन्विक्टेड है तो वो कंकरेंटली चलेगी, मतलब कि एक के बाद एक चलेगी, कंजिक्यूटिवली लगातार, जैसे एक खत्म फिर उसके बाद दूसरा अपराध की सजा उसको भोगनी पड़ेगी या वो फेस करेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ अरेस्ट के प्रोविज़न में कुछ इम्पोर्टेंट केसेस आपको बता रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आप जब भी अरेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो ये सारे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केसेज हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अरेस्ट की तरफ। तो सोशल एक्शन फोरम वर्सेस मानव अधिकार यूनियन ऑफ इंडिया केस या अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस ये इम्पोर्टेंट है कि अरेस्ट हमेशा दो जो लोगों के जो इंडिविजुअल के राइट्स या प्रिविलेज हैं साथ ही साथ जो ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन है उनका पालन करना चाहिए। एक बैलेंस बना के रखना चाहिए अरेस्ट में कि जो पब्लिक राइट है प्राइवेट राइट है उनके बीच में एक हम कह सकते हैं कि दायरा बना रहे जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के जरिए एक्यूज भी लॉ का सम्मान करे, साथ ही साथ जो पब्लिक अथॉरिटी है वो भी उसको बिल्कुल डिग्रेडेट यानी ह्यूमन तरीके से न ट्रीट करें। दोनों में एक सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। और ये भी नहीं कि जो अरेस्ट है उसको बस जब मन तब अरेस्ट कर दो, वो रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए। वो तभी होना चाहिए जब उसमें कोई एलिगेशन लगा हो, एलिगेशन पूरी तरीके से उस अपराध के लिए हो। ऐसा नहीं कि किसी को विदाउट रीजनेबल सेटिस्फैक्शन के बस अरेस्ट कर लो या कोई जुनून और बोनाफाइड कंप्लेन होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आपका बिलीफ है तो बस जब आके ज़बरदस्ती किसी को अरेस्ट कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अरनेश कुमार के केस में कही गई थी। और पर्सन जो एक्यूज है ऑफेंस का या तो वो 7 साल से नीचे है या 7 साल के अंदर एक्सटेंड कर रहा है उससे या विथ या विदाउट फाइन, तो पुलिस उसमें कुछ कंडीशन लगाएगी जो 41(1)B अरेस्ट के तहत जो हम पढ़ते हैं DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ
जो मैं आप लोगों को बताया था केस बंगाल का, तो उसमें यही बात है कि कैश मेमो बनाए, जो अरेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर बिल्ला लगाए हो, एक पीसीआर कंट्रोल रूम हो, मेडिकल एग्जामिनेशन हो, जो अपराध है उसके लिए वो अपराध के बारे में बताए, बेल के बारे में बताए, और उसके घर वालों को भी बताए कि वो किस अपराध में अरेस्ट हुआ है। तो ये सारे प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब अगला केस मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से लाया हूँ कि पीवी नरसिम्हा राव वर्सेज स्टेट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव वर्सेज स्टेट ऑफ। आप लोगों के सामने ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केस हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनिटी से बात करता है। ये कहता है कि हम जो इम्यूनिटी मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो काफ़ी वाइड है, उसमें कई प्रकार की इम्यूनिटी है। ये सिर्फ वो इम्यूनिटी नहीं कि उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग से ही बस छूट मिली है, ये और भी सारी चीज़ों के लिए है, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या उन्होंने जो वोट दिया है या कुछ भी पार्लियामेंट में कहा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन का, वो ताकि जो मेंबर हैं वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट में अपनी फ्रीली बात को रख पाएँ, फियरलेसली स्पीक कर पाएँ, और जो समस्या है या जो भी प्रॉब्लम है उसको खुल के एड्रेस कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पी नरसिम्हा राव वर्सेज स्टेट AIR 1998 का केस समझ में आया होगा। और आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस हैं। तो अब मैं चलता हूँ रे केशव सिंह के केस। केशव सिंह का केस एक कॉन्फ्लिक्ट जो है 194 और हमारे 105 के बीच में, जहां हम प्रिविलेज देते हैं जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की 154 में, जहां स्टेट का प्रिविलेज है और जहां पार्लियामेंट में जो MP हैं MLA का है, उस पर एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बिठाना जरूरी है, इससे जो दोनों सदन की गरिमा है वो बनी रहे, और साथ ही साथ जो एक हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी मेंटेन रहे, और साथ ही साथ उसको हम एक तरीके से बैलेंस बना सकें दोनों चीज़ों के बीच में, क्योंकि दोनों फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 21 और 22 हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी पर्सन राइट और लाइफ और लिबर्टी से जो प्रोसीजर बनाया गया है उससे हम उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब जया बच्चन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। जया बच्चन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो प्रॉफिट की बात है कि अगर आप कोई भी पेक्यूनरी गेन या कोई भी तरीके का प्रॉफिट एक्वायर नहीं कर सकते हैं, अगर आप क्योंकि आप जो जिस पोस्ट पे हैं वहाँ आप कोई भी अपने पर्सनल गेन के लिए या प्रॉफिट को नहीं एक्वायर कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से सही चीज़ नहीं है, वो हमारे जो लॉ है वो पूरा उसका वायलेशन कर रही, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि नेचर ऑफ पेमेंट मस्ट बी कंसीडर एज अ मैटर ऑफ सब्सटेंस रेदर देन फॉर्म, कि जो नेचर ऑफ पेमेंट है उसको एक सब्सटेंस की तरह देखा जाए, ना कि फॉर्म की तरह देखा जाए। और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसका यही मतलब है कि जो आप पेक्यूनरी गेन एक्वायर कर रहे हैं या कहीं से सैलरी उठा रहे हैं या दो जगह से सैलरी उठा रहे हैं या कोई ऐसे हम कह सकते हैं मॉनेटरी गेन पे इन्वॉल्व हैं, जैसे आजकल के मंत्री हैं, चाहे वो चारा घोटाला की बात कर लो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम की हो, मतलब बेसिकली ये है कि आप कोई करप्शन जैसी चीज़ों पे इन्वॉल्व ना हो जो हमारे MP MLA होते हैं। तो जया बच्चन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था। अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सकल चंद सेठ का केस है, ये 1997 का केस है। इसमें ये कहा गया था कि जो कंसल्टेशन है जजों की वो पूरी तरीके से फुल और इफेक्टिव कंसल्टेशन होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट इन सब कंसल्टेशन के लिए बाउंड नहीं है, वो भी बाउंड है। डजेंट मीन द कंकरेंस एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, मतलब अगर जज की नियुक्ति हो रही तो उसमें प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन तो चाहिए, साथ ही साथ और भी लोग फुल
इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दबाव के जरिए या फ्रॉड के जरिए मॉडिफाइड तरीके से किया गया हो, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सकलचंद सेठ का केस है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको हम फर्स्ट जज केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस ने जो ओपिनियन था सकलचंद केस को, उसी को बता दिया। इसमें ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास सुप्रीमेसी है जज को अपॉइंट करने के लिए, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इसमें बवाल मचा, क्योंकि जो एन राय थे उनको सुप्रीमेसी उनकी नहीं थी, फिर भी उनको एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो जो हमारा एक बैलेंस है वो डिसबैलेंस क्रिएट हो गया एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के लिए, जो वो एक तरीके से टसल का काम करता है। जो हमारी जुडिशरी की गरिमा या सुप्रीमेसी है वो खतरे में आ गई, इसीलिए एनजीएसी जो हमारा आया उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। एससी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हम सेकंड जज केस के नाम से जाते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था जो हमने अभी एसपी गुप्ता केस फर्स्ट जज केस में, क्योंकि इसमें जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज होगा उसमें चीफ जस्टिस की प्राइमेसी चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वही बॉस है और किसी लोग का नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज अपॉइंट होगा वो चीफ जस्टिस की सहमति से ही अपॉइंट होगा। तो आशा क्यों, और इसमें इससे ये हुआ कि जुडिशरी की थोड़ी गरिमा बढ़ने लगी, वैल्यू बढ़ने लगी, और जो एक तरीके से हम कह सकते थे कॉन्फ्लिक्ट या टसल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच होता था वो भी कम होने लगा, और जुडिशरी की जो डिग्निटी थी उसको हम मेंटेन कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। अब ईद री रेफरेंशियल केस के बारे में चलते हैं, जिसको हम थर्ड जज केस के नाम से जानते हैं। इस केस में ये हो गया कि जो चीफ जस्टिस है उसके साथ अकेले सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं, जो प्रोसीजर है एडाप्टेशन का जज का उसका हिस्सेदारी होगा, उसके साथ और भी जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनकी भी सहमति या कंसल्टेशन जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजीएसी या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस कॉन्स्टिट्यूशन करार दे दिया, ताकि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो दोबारा से ऑपरेट हो सके और जो जुडिशरी की गरिमा है या सुप्रीमेसी है उसको मेंटेन किया जा सके, और जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को इंक्रोच करती है वो भी कम हो सके, और जो हमारा बैलेंस चेक एंड बैलेंस का एक रोल है या जुडिशरी की सुप्रीमेसी है या एग्जीक्यूटिव का जो हम जुडिशियल रिव्यू है उसको मेंटेन कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इन रे केरला एजुकेशन बिल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट बाउंड नहीं है, मतलब कि वो प्रेसिडेंट को कोई रिफरेंस अगर मांग रहा है प्रेसिडेंट 142-43 के तहत, तो उसमें जो रिफरेंस जहाँ होता है प्रेसिडेंट को देने के लिए बाउंड नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रिएशन है कोर्ट का, चाहे तो दे और न चाहे तो ना दे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। राजेश्वर सिंह वर्सेस सुब्रता रॉय सहारा के केस में जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो 129 के इंडिपेंडेंट प्रोविजन है जो कंटेंट ऑफ कोर्ट का है, वो जो जुडिक्शन है उसका कंटेंट ऑफ कोर्ट से लेना देना नहीं है। 129 अलग प्रोविजन है जबकि जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का अलग प्रोविजन है। ये राजेश्वर सिंह वर्सेस सुब्रता रॉय सहारा के केस में कहा गया। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन से स्टेट ऑफ गुजरात में ये कहा गया कि जो 129 है सुप्रीम कोर्ट का कि वो पनिश कर सकती है, अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट करती है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी की जा सकती है। अगर वो कोई आर्डर नहीं मान रहा या कोई डिक्री नहीं मान रहा या हम कह सकते हैं कि इंजरी क्रिएट कर रहा है या कंटेम्प्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको डांट सकता है, या और भी जो कंटेम्प्ट करते हैं या जो वैल्यू है जुडिशरी की वो लोअर डाउन करते हैं या किसी जुडिशरी को एब्यूज करते हैं, तो उसके लिए जुडिशरी उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी कर सकता है या लागू कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें।
तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, तो कुछ अब और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। KGC नारायण देव वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस 1953 का केस है। ये केस पूरी तरीके से डायरेक्ट जो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कुछ डॉक्ट्राइन है, जिसमें कलरेबल लेजिस्लेशन है, जो ये कहती है कि जो स्टेट है जो काम नहीं डायरेक्टली नहीं कर सकता उसको इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। तो इसका मैंने कहने का मतलब है कि ये सेंटर जानबूझ के स्टेट लिस्ट को इंक्रोच नहीं कर सकता। एक बैलेंस अप्रोच बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसका जो दायरा है उसी तरीके से करे। आर्बिट्रेरी तरीके से सेंट्रल स्टेट की लिस्ट पे इंक्रोच नहीं कर सकता है, अपनी धौंस जमा सकता है, जैसा कामेश्वर प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। GVK इंडस्ट्री वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में बात करता हूँ, जो 2011 का केस है। इसमें अगर कोई ला पार्लियामेंट इनैक्ट करती है, बनाती है रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट, जहाँ पे कुछ रिलेशन या ऑब्जेक्ट अगर अचीव हो रहा है, तो अगर नेक्सस बन रहा है तो वो अल्ट्रा वायर नहीं है, क्योंकि उसमें ये देखा जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है और जो रिलेशनशिप है उसका संबंध क्या है, वो किस लिए बनाएगा, उसमें एक रीजनेबलनेस है या नहीं है। अगर वो चीज़ है तो हम उसको अल्ट्रा वायर नहीं करेंगे। अगर वो उसमें एक बैलेंस बना हुआ है या वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसका वो उद्देश्य फुलफिल कर रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को GVK इंडस्ट्री वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में केस समझ में आया होगा। अब चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट केस की तरफ। KC गजापति नारायण देव से स्टेट ऑफ उड़ीसा, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये केस कलरेबल लेजिस्लेशन से बेस्ड है, जहाँ पे ये कहा गया कि यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली। जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। इसमें यही कहा गया कि जो कंपीटेंस बना है वो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बोनाफाइड तरीके से या मालाफाइड तरीके से लेजिस्लेचर जो सेंट्रल का है वो स्टेट लिस्ट को इंक्रोच करे या वहाँ पे अपनी धौंस जमाए या अपना ला बनाए या अपनी टेरिटरी को माने। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ चलते हैं। तो पहला केस है अतियाबारी टी कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ असम। इस केस का यही उद्देश्य था कि जो आर्टिकल 301 से 307 के बीच है उसमें एक बैलेंस बनाया जा सके, जिससे जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक फाइबर है गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो सके और उसमें एक बैलेंस बन सके। हम पूरे स्टेट को एक इकोनॉमी मान सके, जैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभी बात करते हैं, जिससे क्या है जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंच सके और जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशरी ना हो और पूरी तरीके से रीजनेबलनेस और फेयर उसका एक हम कह सकते हैं फेयर जो जस्टिस सब लोगों को मिल सके और पूरा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो और स्मूथ हो सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। हालांकि अगर स्टेट चाहता है तो कुछ कंपनसेटरी टैक्स इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट की एसेंट से, कि मान लिया वो अगर वो रीजनेबल है, इसका कुछ कास्ट है या वो क्या ऑब्जेक्ट अचीव करना चाह रहा है या कुछ मेंटेनेंस कराना चाह रहा है जैसे रोड की मरम्मत के लिए, तो वो रीजनेबल टैक्स है। तो अतियाबारी टी स्टेट असम के केस में यही कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए। वो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RDMC का केस ये कहता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफर किया जाता है 301 के तहत वो हमेशा लॉफुल ट्रेडिंग पे होना चाहिए। ये नहीं कि कोई करप्शन के जरिए मनी लिए हो या मनी लॉन्ड्रिंग करके लिए हो या ड्रग के जरिए करे हो या कोई चीट करके पैसा वो कर रहे हो या कोई हम कह सकते हैं कि वो जुआ हुआ हो गया। इस तरीके से जो इलीगल ट्रेडिंग में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स फ्री होना चाहिए। अकेले लीगल एक्टिविटी के लिए ये सिर्फ अवेलेबल है, ऐसी एक्टिविटी के लिए नहीं अवेलेबल है जो कमोडिटी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनका एक तरीके से लॉटरी हो गया या कोई ऐसी लीगल ट्रेडिंग हो गई जैसे बिटकॉइन हो गया। अभी ये सारी चीज़ों के लिए नहीं अवेलेबल है, या जो हम कह सकते हैं कि जो सही चीज़ें नहीं हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगी। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में लॉफुल ट्रेडिंग आएगी, जो लॉफुल है, जो लॉ की नज़र में सही है, जो वैलिड है, जो जस्टिफिएबल है।
जो हम ऑब्जेक्ट अचीव करना चाह रहे हैं उसको हम अचीव कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी चीज़ अनलॉफुल तरीके से करें या कोई ऐसी लीगल ट्रेडिंग करें या हम कोई ऐसी ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मनी हो गई, या मनी का कहीं से आदान प्रदान फेक मनी सर्कुलेट कर दिए, या कोई लॉटरी के जरिए हो गई। तो इन सारी चीज़ों में हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। 301 का प्रोटेक्शन सिर्फ लॉफुल ट्रेडिंग एक्टिविटी में मिलेगा, ये कहा गया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RDMC के केस में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। ऑटोमोबाइल्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो रेगुलेटरी और कंपनसेटरी टैक्स है वो 301 के परव्यू के बाहर है। अगर रेगुलेटरी मतलब कुछ रेगुलेशन के लिए, कुछ काम चीज़ के लिए अगर कंपनसेटरी टैक्स लिए जाते हैं या ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए लिए जाते हैं तो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे। वो 301 का जो हमारा मीजर है उससे अगर वो 304B से कंप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे एक्ट हैं जो कंपनसेटरी टैक्स हैं या कंपनसेटरी टैक्स से 301 के बाहर हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कम्प्लिकेशन नहीं होगा, वो एक तरीके से लीगल तरीके से यूज किए जा रहे हैं। लेकिन अगर उसमें ऑब्जेक्ट अचीव दिख रहा है या एक जस्टिफिएबल रीजनेबल कास्ट दिख रहा है तो हम उन चीज़ों को एक्वायर करेंगे, उन चीज़ों को मानेंगे। और जो कुछ हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से कंपनसेटरी टैक्स लिए जाते हैं उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, वो किस पर्पज़ के लिए लिए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। अब इमरजेंसी के केस के बारे में चलते हैं। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में ये कहा गया कि जब प्रोक्लेमेशन घोषणा हुई इमरजेंसी की तो आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ जो पर्सन था उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए कोई भी राइट नहीं मिला, जो उसके हैबियस कॉर्पस का एक तरीके से उल्लंघन है। इसीलिए इसको ब्लैक डे ऑफ जुडिशरी भी कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समय में ऐसा हुआ था कि जितने भी फंडामेंटल राइट थे वो सब सस्पेंड कर दिए गए थे, जो हमारे फ्रीडम, हमारी डिग्निटी, हमारी लिबर्टी के लिए एक प्रकार से वो उसको वायलेट करते हैं। तो ये इमरजेंसी का केस है जहाँ प्रोक्लेमेशन के बारे में आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया था। इसको हम इमरजेंसी केस के नाम से भी जानते हैं, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। तो ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जुडिशियल रिव्यू पे कोई बार नहीं है, अब ताकि हम जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की घोषणा हुई है उसकी वैलिडिटी को चेक कर सके। साथ ही साथ कोर्ट जो पावर है वो लिमिटेशन जो लगाए गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कन्फर्म की गई है उसको चेक कर सके, ऑब्जर्व कर सके और ये पता लगा सके कि ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है या जुडिशियल रिव्यू जो उस पर हम बार नहीं लगा सकते, ताकि हम उसके पीछे की सच्चाई जान सके। कहीं आर्बिट्रेरीनेस तरीके से या इररिलेवेंट कंसिडरेशन की वजह से तो ये कुछ नहीं किया गया है, क्या एक्चुअली में ऐसी प्रॉब्लम है कि इमरजेंसी की सिचुएशन बन रही है, घोषणा प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही, कहीं वो मालाफाइड तरीके से या कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अर्पित कुमार इलाहाबादिया को जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस ये है कि रजिस्ट्रेशन जो FIR का हो गया है या अरेस्ट एक्यूज को कर लिया गया है वो सेम चीज़ नहीं है, उनमें काफ़ी डिफरेंस है। ये करेक्ट नहीं होगा कि जिसकी FIR रजिस्टर हो गई उसको सीधा अरेस्ट कर लो, उसमें रीजनेबलनेस का प्रिंसिपल होना चाहिए। एक प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश किया जाता है अल्लाह के द्वारा वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं या उस और भी जो चीज़ें हैं FIR के बाद सीधा एक्यूज को अरेस्ट नहीं करना, उसके पीछे जांच पड़ताल करना है, पता लगाना है, अगर रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं इसके बाद ही अरेस्ट हो सकता है। और अरेस्ट पूरी प्रोसीजर का ध्यान रखते हुए, फेयर प्रोसीजर का यूज करते हुए, एक्यूज के राइट का यूज करते हुए एक्यूज को प्रॉपर बताया जाए, 24 घंटे में उसको प्रोड्यूस करा जाए, उसका नेचर ऑफ जो उसने अपराध करा है उसके नेचर को बताया जाए, उसको उसके बारे में ये भी बताया जाए कि वो बेलेबल केस है में उसको बेल का अधिकार है,
तब FIR और एक्यूज को ऐसे नहीं कि बस रूटीन तरीके से उसको हमेशा जब मन तब अरेस्ट कर लो, एक उसमें प्रॉपर प्रोसीजर दिखना चाहिए। शीला बरसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एक्यूज पर्सन है उसको मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म करे कि उसको मेडिकल का राइट है, वो अपना मेडिकल कराए जिससे पता चले कि ये इंजरी के पीछे का कारण क्या है, कि एक्चुअली में ये जो इंजरी हुई वो किस वजह से हुई है, या मेडिकल में और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअली में यही एक्यूज है, इसने ही करा है क्राइम की नहीं करा, जैसे DNA टेस्ट के जरिए हो गया, या हम कह सकते हैं उसके स्वैब का हो गया, स्वीट का हो गया, सीमेन का हो गया, या पसीना हो गया, बालों का या नाखून का, जिससे कुछ अंदाज़ा लग सके, कुछ क्लू मिल सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये कहा गया कि पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली या ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं कर सकती है। 498 का जो क्रूअलिटी के केस होते हैं, ये ऑफेंस जो पनिशेबल होते हैं 7 साल से कम के या 7 साल के एक्सटेंड को उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत है अरेस्ट करने की, और जो अरेस्ट के पैरामीटर दिए गए हैं CRPC में, हालांकि अब तो BNSS आ गया है, तो आप इस केस को जो अरेस्ट के पैरामीटर है उनका यूज करते हुए कि एक PCR कंट्रोल रूम होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, केस डायरी होना चाहिए, साथ ही साथ उसको उसके ऑफेंस के बारे में बताना चाहिए, बेल के बारे में बताना चाहिए, प्रॉपर जो अधिकारी अरेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर बिल्ला लगाए होना चाहिए, अगर आदमी है तो आदमी के द्वारा अरेस्ट करना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए उसका। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आई होंगी। अब इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल का केस है, जिसमें अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि आप किसी भी इंडिविजुअल के उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट से डिप्राइव कर दे रहे हैं, वंचित कर दे रहे हैं। कोर्ट को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सट्रीमली केयरफुल रहना पड़ेगा अगर मामला नॉन अवेलेबल वारंट का है, क्योंकि लिबर्टी एक इंसान की बहुत प्रीसियस है और उसके जो इंटरेस्ट है जो लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन करना है, उसी उसमें एक प्रॉपर बैलेंस दिखना चाहिए। उसमें हम कह सकते हैं केयरफुल स्क्रूटनी की ज़रूरत है, जिससे ताकि जो आदमी है वो सिविल सोसाइटी में सही से सर्वाइव कर सके, चाहे वो भले ही एक्यूज हो, उसको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। नॉन वायलेंट बाइलेबल वारंट इशू करते वक्त पर्सन को कोर्ट के सामने लाना चाहिए, और जो एक डिजायर रिजल्ट है उसके बारे में उसको बताना चाहिए। रीजनेबल होगा कि जो पर्सन है वो खुद आके अपीयर हो कोर्ट में। अगर पुलिस अथॉरिटी है वो नहीं पर्सन को पा रही है तो उसके खिलाफ समन इशू करे, और जो पर्सन है उसको हार्म जो है कस्टडी में वो नहीं होनी चाहिए। पर्सन कुड हार्म समवन इफ नॉट प्लेस इन द कस्टडी इमीडिएटली, इसलिए पर्सन को ज़रूरी है कि वो किसी दूसरे को हार्म ना कर दे, तो उसको कस्टडी में तुरंत लो। इसमें 3 गाइडलाइंस है कि उसको कस्टडी में लो, अगर वो फाइंड नहीं हो पा रहा तो उसके लिए समन इशू करो, और ये रीजनेबल होगा कि जो पर्सन नहीं आ पा रहा, वायलेंटली अपीयर हो पा रहा कोर्ट में, उसके लिए समन दो। तो इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल का केस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलता हूँ मेंटेनेंस के केस में। नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर का केस है। इसमें प्रोविज़न जो कंटेन हुए हैं 125 और 128 को अप्लीकेबल होंगे किसी भी रिलीजन के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि जो ये लॉ है ये पर्सनल इन नेचर का नहीं है, ये सेकुलर लॉ है। CRPC में जितने भी प्रोविज़न है वो सेकुलर इन नेचर के। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारा DPSP में है उस बेसिस पे ये बताता है, उस तरीके से इसके प्रोविज़न काम करते हैं, क्योंकि ये कोई भी भेदभाव नहीं करता। अगर मेंटेनेंस चाहे हिंदू मुस्लिम महिला हो, चाहे मुस्लिम महिला हो या कोई भी हो, सबके लिए बराबर रूप से लागू होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। डॉक्टर स्वपन कुमार बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। क्रिमिनल अपील नंबर 23 2005 19 में केस डिसाइड हुआ है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वाइफ जो
डिवोर्स अपने हस्बैंड से ले चुकी है ग्राउंड पे, या डिसर्टेड हो चुकी है, वहाँ से जा चुकी है, वो भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस 125 के तहत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। डॉक्टर वेलुस्वामी डॉक्टर डी पट्टीचामल के केस में ये कहा गया है कि जो वुमेन ऐसी रिलेशनशिप में रह रही है जो मैरिज की तरह देखी जा रही है, लीगली मैरिड भले नहीं है लेकिन मैरिज की तरह उसको माना जा रहा है, तो वो भी क्लेम ले सकती है। कोर्ट जो नॉन लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, द कोर्ट हेल्ड दैट नॉट ऑल लिविंग रिलेशन विल अमाउंट टू रिलेशनशिप इन नेचर। सारे लिविंग एंड रिलेशन मैरिज की तरह नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ मैरिज कुछ कंडीशन है कि अगर कपल ने ऐसा मान लिया, सोसाइटी ने मान लिया उनको स्पाउस, और वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो उस केस में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। और उनकी शादी की लीगल एज हो गई हो, दे मस्ट बी अ लीगल एज ऑफ मैरिज, साथ ही साथ दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड, वो लीगल मैरिज के लिए क्वालिफाइड हो, साथ ही साथ वो अपनी स्वेच्छा से कोहबिटेट कर रहे हो कुछ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम से। तो ये सारी चीज़ें डी पट्टीचामल वर्सेस वेलुस्वामी के केस में कही गई थी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगी। विजय मनोहर वर्सेस काशी राजा राम के केस में ये कहा गया था कि डॉटर अगर मैरिड हो चाहे ना मैरिड हो फिर भी वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर का केस है, जिसमें अगर FIR में डिले हो जाती है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि कोर्ट उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे। उसमें एक क्लोज स्क्रूटनी और एविडेंस का सब्जेक्ट मैटर बहुत होना ज़रूरी है, जिससे जो एक्यूज है वो जो विक्टिम है वो वंचित ना हो सके, उसको प्रॉपर न्याय मिल सके। तो आशा करता हूँ उसमें एक रीजनेबल जस्टिफिएबल रीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सुनील खरगेड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, जिसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नीड नॉट नेसेसरी कंटेन डिटेल। इसमें ये नहीं जरूरी कि जो पहली इंफॉर्मेशन या प्रथम सूचना रिपोर्ट है वो उसमें पूरी चीज़ें डिटेल मैनर में होना चाहिए। अगर उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तब भी हम उसको मानेंगे कि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। उसमें पूरी डिटेल संभव नहीं है कि क्या एक डिसीज को इंजरी का सब चीज़ थोड़े लिख सकते हैं। मेन एक गिस्ट दे दे ताकि अंदाज़ा लग सके कि इसका फैक्ट क्या है, क्या क्या सरकमस्टेंसेस रहे, कैसे ये अपराध घटित हुआ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सोमाबाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात के केस में अगर टेलीफोन मैसेज के जरिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, उसमें मजिस्ट्रेट से कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपराध सीरियस इन नेचर के होते हैं। इनकी जो इंटेंसिटी होती है ये हम कह सकते हैं इनका एक प्रकार से बहुत ज़्यादा व्यापक इम्पैक्ट दिखता है। ये हीनियस टाइप के क्राइम होते हैं, तो इस वजह से हम इसको FIR मान लेते हैं, भले वो टेलीफोन के जरिए ही अगर वो कोई ऑफेंस के बारे में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में डिस्क्लोज कर रही हो, सूचना दे रही हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। वो आशा करता हूँ कि आप लोग इस बारे को समझ पाएंगे। जैसे ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में ये है कि अगर कोई भी अपराध हुआ है तो FIR मैंडेटरी है 154 के तहत। जो ऐसी FIR जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करती है तो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है सच सिचुएशन में, क्योंकि कॉग्निजेबल अपने आप में सीरियस है। वहाँ प्रिवेंट करना जो एक्यूज कोई सीरियस क्राइम न कर दे या कोई सोशल डिसऑर्डर न समाज में फैला दे या किसी को दूसरा फिर से कोई ऐसा एक्ट न कर दे, तो इस सब मामलों में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम नहीं कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उन्हीं चीज़ों पे हो सकती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब होता है कि एक FIR से पहले उसके बारे में जांच कर लेना कि क्या मामला बहुत ज़्यादा कॉग्निजेबल है या सीरियस है, या हम कह सकते हैं वो विदाउट वारंट अरेस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अब मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट है तो इसमें एक बार पूछना ज़रूरी है, पर प्रिलिमिनरी सूचना इंक्वायरी करना इम्पोर्टेंट है। कमर्शियल ऑफेंसेज हैं या मेडिकल नेग्लिजेंस के ऑफेंसेज हैं या करप्शन के केसेज हैं या नॉर्मल डिले है, कोई लैच हुआ है,
कोई दिक्कत हुई है, कोई हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए उस चीज़ पे अवरोध लगा है, तो इन सब मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। सोशल एक्शन फोरम वर्सेज मानव अधिकार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के पहले जरूरी अगर मामले मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हम वेरीफाई कर पाएंगे कि वो एक्चुअली में कॉग्निजेबल ऑफेंस बना भी रही है, डिस्क्लोज कर रही है या नहीं कर रही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें FIR जो है वो पूरी तरीके से कोरोबरेट कर दी जाती, मतलब कि हम FIR के जरिए सिर्फ नहीं किसी को सज़ा दे सकते हैं, उसमें और भी एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें 157 में जो हम थी, ताकि जो तुमने FIR में लिखा है क्या तुम अगर जो जाके ट्रायल में या मजिस्ट्रेट के सामने कोई बयान दे रहा हो तो हम उसको कंट्राडिक्ट कर सकें, या जो विटनेस है वो इन्फॉर्मेंट हो सकता है 145 के तहत विटनेस जब वो ट्रायल में जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में की गई, ताकि आप जो FIR में लिखे वही बोल रहे हैं, या FIR अगर मान लीजिए कुछ आपने नया गढ़ना या कोई मैटर बनाने का कोशिश की तो तुरंत जो अथॉरिटी है उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारे FIR में ये लिखा है, तो तुमको कंट्राडिक्ट कर देंगी, तो तुम अपने केस को कैसे मजबूत करवाई, इससे तो एक्यूज फिर बच जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। अब तहसीन पूनावाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें इंक्विस्ट रिपोर्ट कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, उसके लिए जो एक लिमिटेड पर्पज के लिए बनाई जाती है, जिससे हम नेचर ऑफ इंजरी के बारे में पता चलने कि ये इंजरी के पीछे का कारण क्या है, क्या नेचर रहा है, किस वजह से डेथ हुई है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि डेथ एक्सीडेंटल हुई है या सुसाइड करके द्वारा हुई है, किसी ने किसी को मार दिया है, या एनिमल की उससे हुई है, मशीनरी के द्वारा हुई है, या कोई बीपन के जरिए इंजर्ड हुआ है, जिससे हम एक्चुअली डेथ का पता लगा सके कि डेथ का कारण क्या है, डेथ किसकी वजह से हुई है, किसी इंसान जिम्मेदार है, कोई मशीनरी जिम्मेदार है, ताकि हम एक प्रॉपर उसका पोस्टमार्टम करके पता लगा सकें। तो तहसीन पुणेवाला का केस इंक्विस्ट रिपोर्ट से संबंधित है। ये इंक्विस्ट रिपोर्ट जो होती है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर देख रेख करके बनाई जाती है, जिससे हम डेथ के पीछे का कारण पता कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। रितेश सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, रितेश सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो एक्यूज के वाइफ के सैंपल को ले सकता है और इन्वेस्टिगेशन बिना उसकी कंसेंट से कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वो बिना कंसेंट से कर रहा है तो नहीं कर सकता, वो कर सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें रीजनेबल हैं, कुछ चीज़ें जस्टिफिएबल हैं, कुछ हमारे जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके हिसाब से वो सही हैं। तभी कुछ चीज़ें होती हैं जहां हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट के द्वारा फंडामेंटल राइट पे लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूज के जो राइट्स हैं उसको हम एक तरीके से सप्रेस कर देंगे, क्योंकि वो लार्जर इंटरेस्ट के लिए या हम कह सकते हैं प्रॉपर जस्टिस के लिए ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब बीनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेज अदर के केस में जो मजिस्ट्रेट है वो 156(3) के पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट में कर सकता है। अब ये पोस्ट कॉग्निजेंस का मतलब है, कॉग्निजेंस का मतलब है जब आप अपराध का संज्ञान लेते हैं। अब पोस्ट कॉग्निजेंस का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के बाद भी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, बेल के समय, ट्रायल के समय, मतलब जब कॉग्निजेंस हो चुका है ट्रायल या अपील के समय भी मजिस्ट्रेट 156(3) का यूज कर सकता है। पोस्ट कॉग्निजेंस का मतलब है जब अपराध को संज्ञान लिया गया उसके बाद वाली स्टेज पे भी, फ्रेम के समय, चार्ज के समय, ट्रायल के समय मजिस्ट्रेट के पास ये क्षमता है कि वो 156(3) के तहत दोबारा से उस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में कह सकता है, या उस चीज़ को आगे जो अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर है, FIR को रजिस्टर्ड करने के लिए आदेश दे सकता है, कंप्लेन कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को
ये भी समझ में आया होगा। विकास रंजन राउत वर्सेस स्टेट के केस में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट के पास कोई जुडिक्शन नहीं है कि वो सू मोटो ऑर्डर पास करते बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी भी एक्यूज को वो डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती है, पुलिस के पास होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। रूपाली देवी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्लेस है जहाँ पे वाइफ अगर शेल्टर लेना चाहती है या छोड़ना चाहती है अपने मैट्रिमोनियल अकाउंट, अगर उसके खिलाफ क्रूअल्टी हो रही है हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव्स के द्वारा, तो वो उसके फैक्चुअल सिचुएशन पे डिपेंड है कि वो एलिगेशन मतलब उसके ऊपर लगा है 498 का, वो फैक्ट और सरकमस्टेंसेज बताएंगे। ऐसा रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। HDFC सिक्योरिटी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया जो कॉग्निजेंस 191 में होता है उसको हम मस्ट टेक कॉग्निजेंस नहीं बोल सकते, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिएशन पे है कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेन वैलिड है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ट्रू है, तभी वो अगर कमीशन को पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर रही है तभी वो कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा, और नहीं तो संज्ञान अज्ञान नहीं लेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसका, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने और अच्छे लाया हूँ, जो भी चीज़ें जहाँ से मिल जा रही हैं आप लोगों के लिए उनको लाया हूँ, तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें ये कहा गया कि अगर कन्फेशन 161 में रिकॉर्ड किया गया है तो डज नॉट कंस्टिट्यूट, वो एविडेंस नहीं माना जाएगा। कोर्ट जब भी कन्विक्ट करेगा तो वो जो अगर सब्सटेंटिव एविडेंस अब्सेंस है तो हम उनको एविडेंस नहीं मानेंगे, ऐसा वीरेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कहा गया। रघुनंदन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया कि जब पर्सन का एग्जामिनेशन हो रहा है तो कोर्ट विटनेस जो 311 में हम बुलाते हैं, किसी मजिस्ट्रेट बुलाता है या कोर्ट बुलाता है ताकि वो किसी से क्वेश्चन पूछ सके किसी भी विटनेस से, और जो 165 एविडेंस एक्ट है उसमें जो प्रीवियस स्टेटमेंट उसने कहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो 162 का जो कोड है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CBI वर्सेज अनुपम कुलकर्णी का केस है जहां पुलिस रिमांड को 15 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है। पुलिस के पास पावर इतना ही है कि वो 15 तक ही एक अपराधी को, एक एक्यूज को पुलिस रिमांड में रख सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। हुस्नैरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में जो ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की एक्यूज को कि वो उसको रिलीज करे बेल पे 167 के प्रोविजो के तहत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। दिनेश डालमिया वर्सेज CBI का केस है जिसमें अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं फाइल हुई है 173(2) में तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा पेंडिंग रहेगी, और जो सबमिशन रिपोर्ट है 173 सब क्लास 2 में वो प्रेकुलेट कर दी जाएगी कि उसको वंचित कर दिया जाएगा कि अब वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन 173(8) में करे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। अभिनंदन झा वर्सेज दिनेश मिश्रा में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट कैन नॉट कंपेल द पुलिस ऑफिसर, कि मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर को कि वो अपनी चार्जशीट सबमिट करे। हो सकता है किसी कारणवश डिले हो गई हो या प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो कुछ और जांच पड़ताल करके एक प्रॉपर पुलिस रिपोर्ट दें ताकि प्रॉपर तरीके से मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर सके, लेकिन मजिस्ट्रेट आर्बिट्रेरी तरीके से पुलिस ऑफिसर के ऊपर दबाव नहीं बना सकता। यह अभिनंदन झा वर्सेज दिनेश मिश्रा के केस में कहा गया था। संपत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में ये कहा गया था कि जब फाइनल रिपोर्ट बनाई जाए तो कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज करे, देखे प्रॉपर तरीके से कि उसका जो डिसीजन है वो जो फाइनल रिपोर्ट बनी है उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में
आया होगा और समझ में आया तो कृपया लाइक करते रहें। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। भगवंत सिंह वर्सेज कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंप्लेनेंट है उसको पहले सुना जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट आउटराइटली या प्राइमा फेसी केस को ड्रॉप कर दे या हम उसको पूरी तरीके से खारिज कर दे। उसके जो एलिगेशन है उसको सुना जाए, उसके जो आर्गूमेंट है उसको मजिस्ट्रेट सुने, एविडेंस देके इसके बाद डिसाइड करे कि ये केस आगे प्रोसेस इशू करना है या केस को आगे इसकी कोई वैलिडिटी है या नहीं है। ये नहीं कि आउटराइटली मजिस्ट्रेट शुरुआत में उस केस को ड्रॉप कर दे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। परविंदर जीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ चंडीगढ़ के केस में ये कहा गया था कि जो इन्वेस्टिगेटर का क्या रोल है, वो एक वेल डिफाइंड रोल है। वो जो कोर्ट उसको जितना उसका जुडिक्शन है उसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस उसका लिमिटेड है। ये नहीं है कि वो जानबूझ के हर चीज़ पे घुसे या एक्यूज को अरेस्ट करे। ये सारी चीज़ें वो तभी कर सकता है जब वो उसको उस चीज़ के लिए आर्डर दिया जाए, क्योंकि कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कॉग्निजेबल केसेस में। हालांकि पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो अरेस्ट कर सकता है एक्यूज का। आर्मी विल नॉट इंटरफेयर विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्ट। और इसमें ये भी कहा गया कि जो कोर्ट है वो जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन पे इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि ये काम पुलिस का है। ये काम पुलिस इसको सौंपा गया है एग्जीक्यूटिव के जो अधिकारी हैं उनके, जिसको हम पुलिस बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, या और हमारा दरोगा एसएचओ होता है, ये करता है। ये कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम है सिर्फ सजा देना, एविडेंस देखना, एविडेंस के आधार पे सजा सुनाना, कन्विक्शन एक्टर उनका काम है। और जो ले जाना और पिछले प्री कॉग्निजेंस की स्टेज है वो स्टेज हमारी इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर की स्टेज है, वो स्टेज शुरुआती स्टेज पुलिस अधिकारियों की एक एग्जीक्यूटिव पावर है, कि नॉट अ जुडिशियल पावर। कोर्ट के पास जुडिशरी पावर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अब कुछ और इम्पोर्टेंट केस आप लोगों को लिए लेकर आया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये किसी काम आ सकेंगे तो अच्छा होगा। तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज अफजल मोहम्मद हसान पत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये किया गया कि प्रोसीजर जो है मजिस्ट्रेट जो पुलिस रिपोर्ट पे केस को इंस्टीट्यूट करता है उसमें ये देखा जाए कि जो एक्यूज है उसको प्रॉपर तरीके से समन किया गया है या नहीं। ये भी जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट उसको एग्जामाइन करे मेरिट के आधार पे या डिमेरिट केस के दोनों देखे। अगर मटेरियल कलेक्ट हुए हैं वो एडिक्यूट है कन्विक्शन के लिए तो मजिस्ट्रेट तो फिर कोई रीजन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है और वो पुलिस रिपोर्ट पे उसको कन्विक्ट कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। मीनू कुमारी वर्सेज स्टेट के केस में जो मजिस्ट्रेट है उसने ये डिसाइड करा कि मजिस्ट्रेट डिसाइड नॉट टू टेक कॉग्निजेंस। इसमें ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट चाहे तो कॉग्निजेंस ले या ड्रॉप कर दे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो जो अपराधी है उसको एक बार जरूर दे ताकि वो अपना भी डिफेंस रख सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई का केस है जो कंप्लेन से रिलेटेड, जिसमें 202 में जो वो पोस्ट इशू प्रोसेस करता है उसमें मजिस्ट्रेट स्क्रूटनाइज करेगा जो एलिगेशन कंप्लेन में लगे हैं वो उसको बचाए, एक्यूज को प्रिवेंट करे हैरेसमेंट होने से। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट ये देखे कि कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से जो कंप्लेन हुई है वो एक्यूज के खिलाफ एलिगेशन उस पर बन पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मनहारी भाई वर्सेस शैलेश भाई के केस में हुई। पूनम चंद्र जैन वर्सेस फजलू का केस है। इस केस में ये कहा गया कि जो आर्डर ऑफ डिसमिसल है कंप्लेन का वो एक प्रकार से ना तो ये कुटल है और ना ही ये डिस्चार्ज का आर्डर है। ये एक प्रकार से प्रिंसिपल जो इनकॉर्पोरेटेड है 300 में वो अप्लीकेबल नहीं। हम इसको डबल जीओ पार्टी की बात नहीं कर सकते हैं कि अगर एक बार एक्विटल हो गया तो फिर दोबारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेज होते हैं जहां हम सेकंड कंप्लेन को इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन इस सरकमस्टेंसेज ये होते हैं कि प्रीवियस आर्डर जो डिसमिसल का है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो, उसमें कुछ कमी बेसी हो, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड न किया गया, जो प्रीवियस आर्डर है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, उसमें वो अनजस्ट हो, एब्सर्ड हो, साथ ही साथ
उसमें ड्यू डिलिजेंस न दिखाया गया हो, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को एक प्रॉपर प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड में न लाया गया हो, तो हम उन सब मामलों में दोबारा से हम सेकंड जो कंप्लेन है उसको इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। पूनम चंद्र जैन वर्सेस फजलू का केस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि इंदिरा कैरट वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है जो इशू ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है। इशू ऑफ प्रोसेस ये होता है जब मजिस्ट्रेट किसी एक्यूज या किसी विक्टिम को एविडेंस के लिए बुलाता है, या उसका हम कह सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए बुलाता है, जहाँ जो एलिगेशन लगे हैं उसके लिए कि वो आदमी के खिलाफ प्रोसीडिंग, जो एक्यूज है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग के लिए सफिशिएंट ग्राउंड बन रहे हैं जहाँ वो अपना डिफेंस ले सकता है, या उसको जो आगे का जो हम कह सकते हैं ट्रायल का समय है उसके लिए, या जो एलिगेशन लगे हैं उसको प्लीड करता है या नहीं प्लीड करता है, उसके सारी की चीज़ों के लिए इशू ऑफ प्रोसेस मजिस्ट्रेट इशू करता है। 190 में भी जहाँ पे वो कॉग्निजेंस लेता है। मजिस्ट्रेट इज मेनली कंसर्न विद एलिगेशन मेड इन कंप्लेन, जो एलिगेशन कंप्लेन में लगे हैं या प्राइमा फेसी वो उसको लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग के एक्यूज के खिलाफ, तभी वो इशू करता है प्रोसेस। ऐसे नहीं कि उसको अगर केस में कोई अपराधिक का कोई सिस्टम है नहीं दिख रहा है, या कोई हम कह सकते हैं कोई रिकॉर्ड है नहीं दिख रहा है, कोई एलिगेशन है नहीं बन रहा, तो मजिस्ट्रेट का है फर्जी इशू करेगा प्रोसेस तो तभी इशू करेगा जब वो एक्यूज गिल्टी नहीं मान रहा है, तो कह रहा है कि हम तुमको चार्ज करेंगे, फिर उसको कन्विक्ट करेगा, फिर बुलाएगा, फिर वो अपने बयान देगा। बयान में फिर अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, अब वो उसको पाता है कि वो गलती है या एविडेंस कैसे मिलते हैं जिससे उसको एक्यूज दोषी पाया जाता है, तो फिर उसका कन्विक्शन होता है। ट्रायल ऐसे ही चलते हैं। गुरबचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका जो मेन मकसद है वो एक्यूज के जो कॉपी स्टेटमेंट है या डॉक्यूमेंट मेंशन है वो नोटिस में पूरी तरीके से फर्निश करना चाहिए एक्यूज को, कि वो सारी चीज़ें थे जिससे इंक्वायरी के समय में वो अपना डिफेंस बना सके और ट्रायल में अपनी बात को मजबूती से रख सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। अब स्टेट ऑफ अनूप कुमार श्रीवास्तव के केस में यह है कि फ्रेम ऑफ चार्ज इज द फर्स्ट मेजर स्टेप। अगर ट्रायल की तरफ आपको बढ़ना है तो चार्ज इसका पहला स्टेप है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द फर्स्ट मेजर स्टेप ऑफ क्रिमिनल ट्रायल एंड कोर्ट एक्सपेक्टेड टू अप्लाई, जहाँ कोर्ट अपना माइंड और एविडेंस को रखेगी जिससे वो ये पता लगा सके कि एक्यूज एक्चुअली जो ट्रायल फेस कर रहा है या उसको डिस्चार्ज करा जाए या कन्विक्ट करा जाए। ये सारी चीज़ें ट्रायल के जरिए पता लगती हैं कि जो सारी डिटेल या एविडेंस है क्या क्या है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएंगे जिससे जो अब इस ऑफेंस हुआ है उसकी इस्टेब्लिश किया जा सके, जो ऑफेंस एलिज किया गया है कि हाँ एक प्रिज्यूम किया जाए कि एक्यूज ने ये ऑफेंस को कमिट करा है और इसके बाद चार्ज फ्रेम करे जाए। तो एक प्रिजम्पशन ऑफ हम कह सकते हैं बनाया जाता है जिससे जो एक्यूज है वो अपना डिफेंस के लिए अपना बचाव करता है। और ये पूरी चीज़ें जो होती हैं, एक तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हमेशा ट्रायल का एक स्टेप होता है, इसके जरिए हम ट्रायल तक पहुंचते हैं। बीसी शुक्ला वर्सेज स्टेट के केस में ये कहा गया कि जो चार्ज सर्व होता है उसका एक एक्यूज के खिलाफ क्लियर और अनएम्बियस नोटिस देना चाहिए, जिससे उसका जो उस किस चीज़ के लिए उसको दोषी बताया जा रहा है, ताकि एक्यूज को क्लियर आइडिया मिल जाए कि वो किस चीज़ के लिए ट्राइड किया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल ट्रायल का हिस्सा है जिससे हम उसको जो इंक्वायरी की स्टेज है और ट्रायल की स्टेज है उसको हम सेपरेट कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो अब मैं चलता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। रुकमणी नरवेकर वर्सेस विजय स्टार्क डेकर, जिसमें ये कहा गया कि एक्यूज को कोई एविडेंस प्रोड्यूस करने का स्कोप नहीं है। इन सपोर्ट ऑफ सबमिशन मेड ऑन दिस स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ओनली सच मटेरियल आर इंडिकेटेड, उसी मटेरियल को इंडिकेट करने कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है 227 CRPC में।
लिए गए हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा उस स्टेज पर। हर चीज़ पे एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के स्टेज पे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लल्लू लालू प्रसाद यादव के केस में ये कहा गया कि सेपरेट ट्रायल एक रूल है कि हाँ सेपरेट ट्रायल हो सकता है, लेकिन ज्वाइंट ट्रायल एक्सेप्शन केसेस में होगा। सेपरेट ट्रायल का मतलब ये कि अगर आपने अलग अलग अपराध कराए तो उसके लिए अलग अलग ट्रायल फेस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन चीज़ें होती हैं जहाँ ज्वाइंट ट्रायल को एक्सेप्शन माना जाता है। ज्वाइंट ट्रायल में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर अपराधी के बारे में ज्वाइंट ट्रायल में मैं अगर बात करूं तो क्रिमिनल में से प्रोसिक्यूशन के मामले में ज्वाइंट ट्रायल हो जाता है, या साल में उसने 3 बार एक अपराध कर दिया तो हो जाता है। तो ये कुछ सारी चीज़ें डाउटफुल नेचर हो तो हो सकता है, तो ज्वाइंट ट्रायल इम्प्रॉपर होता है। लेकिन अगर कोर्ट अलाउ कर देती है तो कुछ समय के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन है उसको ट्राइड किया जा सकता है ज्वाइंटली। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें अर्पित कुमार इलाहाबादिया को। तो अब आप लोगों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये आज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करते रहें। कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ कि अब्दुल करीम का जो ये केस है, अब्दुल करीम और से स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें ये कहा गया था कि जो विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन के बात होती, जो 321 CRPC में दिया था, वो अलाउ नहीं किया जाएगा अगर ये जो प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए थ्रीट बन रहा है या कोई मैनिफेस्टेड इनजस्टिस कास हो रहा है इसकी वजह से, तो हम उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकते, या प्रोसिक्यूटर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, या उस केस को नहीं ले सकता वापस। तो अगर इससे सबसे पहले जो लॉ है उसको कोई दिक्कत ना हो, प्रोसेस जो लॉ है वो प्रॉपर चलता रहे, साथ ही साथ जो इनजस्टिस हो रहा है या हम कह सकते हैं वो नकास हो। एक तरीके से सिक्योरिटी जो सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी है हमारे देश की वो मेंटेन रहे, और जो हमारा सोशल ऑर्डर है या जो हमारा एक जस्टिस रीजनेबल एक जस्टिस है वो मिलता रहे, और उसकी वजह से कोई भी समस्या या हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा हम इम्बैलेंस ना हमारे लीगल ऑर्डर में या हमारे लीगल प्रिंसिपल में, जो प्रिंसिपल लॉ के द्वारा बनाए गए या इस्टेब्लिश किए गए हैं, उनको कोई थ्रीट ना पहुंचाए या कोई इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस ये 319 में है, जहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि को एक्यूज भी कभी कभी बीच में ऐसा कोर्ट को लगता है कि यार ये आदमी भी अपराधी है तो उसका भी ट्रायल वो ले सकती है। तो ये एविडेंस जो होता है इसके जरिए हमको ये पता चल पाता है कि एक्चुअली में कोरोबरेशन करते हैं हम एविडेंस का, जहाँ पे जो हमको ट्रायल के समय या ट्रायल के बाद अगर कुछ ऐसा लगता है कि ये भी आदमी अपराधी है तो हम उसके खिलाफ ट्रायल ले सकते हैं या हम उसको टेस्ट कर सकते हैं उन भी चीज़ों के लिए। तो हरदीप सिंह पुरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 319 से डील करता है, जहाँ एविडेंस नीड नॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में हम उन एविडेंस को नहीं ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि पावर कैन बी एक्सरसाइज इवन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ चीफ से ही काम चल जाता है, जहाँ जो पार्टी बुलाती है वही उस एक्यूज का एग्जामिनेशन करती है, दूसरी अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करती है। डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड की उस आदमी को समन के जरिए बुला लिया जाता है, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी अपराधी ऐसा कोर्ट को मांगता है। किसी समय में कोर्ट को पता चलता है अ पर्सन नॉट नेम, हालांकि उस पर्सन का नाम FIR में नहीं है, a person not named in FIR, a person through name in FIR but has been charged seated, a person who is discharged can be summoned।
हालांकि उसका चार्जशीट में नाम नहीं, लेकिन अगर उसको लगता है कि ये आदमी भी अपराधी है तो उसको समन करके बुला दिया जाता है, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करके और एग्जामिनेशन इन चीफ करके अगर वो अपराधी तो उसको भी सज़ा दी जाती है, जो को एक्यूज होता है। इसको अमरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में पढ़ते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ इम्पोर्टेंट केस पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और फिर मिलूँगा कुछ और इम्पोर्टेंट केस ला के साथ। तब तक आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और फिर आप लोगों के लिए कुछ लाऊँगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आप लोगों के लिए बनाया हूँ। अब करंट अफेयर से कुछ इम्पोर्टेंट इशू लाऊँगा, तो कृपया मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होगी मैं आप लोगों को सब बताने का प्रयास करूँगा। और मेरे चैनल अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहो, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस फ्रेटर्निटी को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। फिर मिलूँगा आप सबका अर्पित कुमार इलाहाबादिया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।